Hind everyone, I hope and I believe you all are fit and fine and working hard to meet your goal. In this video, I am going to teach you medieval history of बिहार यानी कि बिहार की मध्यकालीन इतिहास क्या रही है इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी हमने कर रखी है जहां पर मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में बताया है और एक वीडियो मैंने करी है जहां पर रिवर सिस्टम ऑफ बिहार के बारे में बताया है। वो दोनों वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको ये दोनों वीडियो देखने को मिल जाएगी और ये तीसरी वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर डल जाएगी। मतलब कि ये प्लेलिस्ट आपके बिहार स्पेशल चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर बिहार स्पेशल आता हो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखो, अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट करके बता सकते हो और बाकी इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके बनाई गई है, तो इसे आप अगर आप 72 बीपीएससी दे रहे हो तो या फिर इसके आगे आने वाले कोई बीपीएससी एग्जाम दोगे उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो इस लेक्चर के अंदर हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें कवर करेंगे उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप एक टाइमलाइन देखो जो कि है 1206 एडी से लेकर के 1707 एडी। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे होलिस्टिकली इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और मुगल एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं आपको पहले ही कन्वे कर दे रहा हूँ कि अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो आप क्या-क्या चीज़ें सीख जाओगे और क्या-क्या चीज़ें समझ जाओगे। सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से बिहार के ऊपर पहला इन्वेजन हुआ। अगर आप देखोगे कि पहला आक्रमण, पहला इन्वेजन जो बिहार के ऊपर हुआ था, वो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, जिसने बहुत सारी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रक्शन ला दिया था बिहार के अंदर। और इसी ने क्या किया था बिहार में एक तरीके से बोल सकते हो कि मुस्लिम जो एम्पायर है उसकी एस्टेब्लिशमेंट करी थी, उसकी स्टार्ट करी थी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार का जो गोल्डन एरा है वो किसके टाइम पर आया था। तो यहाँ पर देखोगे तो बीपीएससी एग्जाम के अंदर शेरशाह सूरी जो है ना, ये काफी फेवरेट है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो जो शेरशाह सूरी की लाइफ है, उसके बैटल है, उसके रिफॉर्म है, उनको हम समझेंगे, जिसको कि बिहार के मिडाइवल हिस्ट्री का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे दिल्ली सल्तनत जो है ना, वो कैसा रहा बिहार में, यानी कि बिहार जो है वो उस टाइम पे कैसा था जब दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। यहाँ पर हम सलेम, खिलजी एंड तुगलक की बात करेंगे कि उनके रूल में बिहार कैसा था। फिर हम बात करेंगे कि मुगल जब आए ना, क्योंकि देखो कि दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ तो मुगल आए, तो मुगल के टाइम पर बिहार कैसे एक सूबा बना, मुगल का प्रोविंस कैसे बना, उस चीज को हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राइज ऑफ नुहानी वंश। अब देखो ये जो नुहानी वंश है ये भारत में कैसे आया, बिहार में कैसे आया एग्जैक्टली, कैसे वो इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट बना बिहार। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सिख हेरिटेज के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार जो है वो सिखों का हेरिटेज बना, कैसे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होता है एंड कैसे जो पटना साहिब वगैरह हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ोगे वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे, यानी कि सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाबर के बारे में यानी कि मुगल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सूर डायनेस्टी के बारे में एंड देन हम पढ़ेंगे मुगल कंसोलिडेशन के बारे में कि कैसे मुगल का कंसोलिडेशन किया गया। यानी कि ओवरऑल अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, अगर आपने बीपीएससी पहले भी दे रखा है तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं बख्तियार खिलजी की, है ना। बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ये फर्स्ट इन्वेडर है, इसने ही सबसे पहली बार बिहार के ऊपर जो है वो आक्रमण करा था, जिसकी वजह से बिहार में जो मुस्लिम शासन है वो हमें देखने को मिलता है। याद रखना कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1197 से लेकर के 1203 एडी तक हमें देखने को मिलता है। अब याद रखना बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप जरूर से ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने कि ही इज अ फर्स्ट अटैकर, यानी कि क्या है, आपका फर्स्ट अटैकर है, फर्स्ट मुस्लिम रूलर भी है जिसने बिहार को और बंगाल को क्या किया है, जीता है। और बिहार और बंगाल को जीतने के बाद इसने मुस्लिम शासन जो है वो इन दोनों ही जगहों पर स्टेब्लिश करी है। फिर हम बात करते हैं कि पहले जब बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था तो इसका टारगेट क्या था। देखो बख्तियार खिलजी जब आता है बिहार और बंगाल के ऊपर अटैक करता है तो इसका जो मेन टारगेट होता है
इसका जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है कि ये उदंतपुरी को क्या करेगा, कैप्चर करेगा और ये उसको कैप्चर भी करता है, जो कि आजकल मॉडर्न डे क्या कहा जाता है, बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आप देखोगे कि जो बख्तियार खिलजी था, अगर इसने जीता तो फिर ये कैपिटल भी तो बनाया होगा बिहार में कहीं, तो बोलोगे बिल्कुल। तो जो आपकी लखनऊती एक जगह है ना, जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के गौड़ जिले के अंदर है, वहीं पर इसने क्या किया था, इसका जो कैपिटल है वो बनाया था। बख्तियार खिलजी ने अपने नाम के ऊपर ही एक नई सिटी की एस्टेब्लिशमेंट करी थी, फाउंडेशन रखी थी, दैट वाज बख्तियारपुर। और ये कहाँ था, पटना के पास था। याद रखना कि इसका एंड कैसे हुआ, ये बख्तियार खिलजी आखिर मरा कैसे, तो आपको पता लगेगा कि इसका ही एक जनरल हुआ करता था जिसका नाम था क्या, अली मर्दन खान। तो अली मर्दन खान जो कि इसका ही एक जनरल हुआ करता था, मिलिट्री जनरल, उसी ने क्या किया था, बख्तियार खिलजी को मार दिया गया। अब याद रखना, बख्तियार खिलजी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए। लाइक बख्तियार खिलजी को एसोसिएट किया जाता है कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया था। इसके अलावा जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी ना, उसको भी इसने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था, यानी कि बर्बाद कर दिया था। ओवरऑल मैंने आपको जो बताया बख्तियार खिलजी के बारे में, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम में यही चीज़ें पूछी जाएंगी और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पढ़ाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आपको उलझाता नहीं हूँ, हर एक चीज़ में, कहानियों में नहीं उलझाता। तो इसलिए आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि बख्तियार खिलजी फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, जिसने बिहार के अंदर मुस्लिम रूल को स्टार्ट किया था। फर्स्ट अटैकर था, इसने क्या किया था, बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर जो है वो जीत हासिल करी थी। इसका टारगेट पहले ये था कि ये उदंतपुरी को जीते, और इसने जीत भी लिया था, जो कि आजकल बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। फिर इसने अपना कैपिटल जो है वो लखनऊ थी, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर गौर जो है वहां पर इसने बनाया था। और इसने बख्तियारपुर नाम का एक नया शहर भी बनाया था, जो कि पटना के अंदर देखने को मिलता है। इसकी जो हत्या है इसकी ही मिनिस्टर के द्वारा कर दी गई, जिसका नाम था अली मर्दन खान, और इसे नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय के रूप में जाना जाता है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक थी। इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया था, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब देखो, बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि जो बख्तियार खिलजी है, यही वो हमारा फर्स्ट मुस्लिम कॉन्करर है जिसने बिहार को क्या किया था, जीता था। और इसकी टाइमलाइन भी पूछी जा सकती है, तो 1197 से लेकर के 1203 एडी आपको याद रखना है। अब देखो, बख्तियार खिलजी के बाद अब हम सीधे आते हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और बिहार में आखिर दिल्ली सल्तनत का रूल कैसे था, इस चीज को जरा समझते हैं। तो हाउ डिफरेंट डायनेस्टीज जो है ना, वो बिहार के अंदर आती हैं, रूल करती हैं, इस चीज को हम समझेंगे। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में भी देखोगे ना, तो अलग अलग डायनेस्टी आती गई हैं। जैसे कि अगर इसका कई बार ना, जैसे अगर आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हो, तो वहां पर इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ले जाती है कई बार। तो जैसे कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या होती है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, एक ना ट्रिक होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ये इनकी क्या होती है, क्रोनोलॉजी होती है। साउथ कोरिया से क्या याद करोगे, एसके, एसके से आ जाएगा आपका कि ये हो गया आपका स्लेव डायनेस्टी, ये हो गया खिलजी डायनेस्टी, ये हो गया तुगलक डायनेस्टी, ये हो गया सैयद डायनेस्टी, और लास्ट में हो गया लोधी डायनेस्टी। तो इस तरीके से अलग अलग डायनेस्टी यहाँ पर आती रहेंगी, और उसी डायनेस्टी के अंदर जो बिहार है वो रूल होता रहेगा। कैसे होगा रूल, कौन कौन आएगा, उस चीज की हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर डायनेस्टी देखने को मिलती है, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बारे में सबको पता ही है कि स्लेव डायनेस्टी जो है, इसको स्टार्ट किसने किया था एंड क्या क्या चीजें हैं। बट हमारे एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाएगा, वो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। बट बिहार स्पेसिफिक अगर आपको पढ़ना है, तो आप बस इतना जानो कि जो स्लेव डायनेस्टी है, इसके अंदर जो इसका सेकंड रूलर था और रियल कंसोलिडेटर था स्लेव डायनेस्टी का, दैट वाज इल्तुतमिश। इसको क्या किया जाता है, इसको श्रेय दिया जाता है कि ये वो फर्स्ट सुल्तान है जिसने बिहार को क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया था। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाने वाला पहला सुल्तान कौन था, दैट वाज इल्तुतमिश। याद रखना कि इसने जब बिहार को अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया, तो इसका एक बोल सकते हो कि सूबेदार था, दैट वाज मलिक जानी, है ना। तो मलिक जानी नाम का एक पर्सन था, जिसको इसने बिहार का फर्स्ट सूबेदार जो है वो क्या कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद से हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की, है ना। अब देखो, जो खिलजी डायनेस्टी है, इसकी में हम देखते हैं सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि हमारे लिए जानी जानी चाहिए, वो है हमारी अलाउद्दीन खिलजी। बट अलाउद्दीन खिलजी पे उससे पहले हम आते हैं बलबन पे, क्योंकि बलबन भी इंपॉर्टेंट है स्लेव डायनेस्टी के अंदर। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि बलबन ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था कंट्रोल ओवर द साउथ बिहार। देखो, पहले ना बिहार जो है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया इल्तुतमिश ने, लेकिन जो साउथ बिहार है ना, साउथ बिहार, उस साउथ बिहार को दिल्ली में मिलाने के लिए जो प्रयास किए गए, जो जिसके द्वारा मिलाया गया, दैट वाज बलबन।
और जो ये गया वाला रीजन है ना, गया वाले रीजन को बलबन ने क्या किया था, बिहार में मिलाया था। तो क्या पता आपसे डायरेक्टली यही सवाल पूछ ले, है ना, कि जो साउथ बिहार है उसको दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाया, तो दैट वाज बलबन। इल्तुतमिश ने क्या किया था, बिहार को सूबा बनाया था, किसका, दिल्ली सल्तनत का, और उसी सूबे को हेड करने के लिए सूबेदार रखा था जिसका नाम था मलिक जानी। बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। देखो खिलजी डायनेस्टी के अंदर आपको अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा, जिसने अपना जनरल, जिसका नाम क्या था, इस्माइल मुग, इसका नाम क्या था, इस्माइल मुग, इसको भेजा था कि वो जाए और क्या करे, दरभंगा के ऊपर अटैक करे, है ना। तो दरभंगा के ऊपर अटैक किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको भेज के कराया, तो इस्माइल खान को। याद रखना कि ये लोकल रूलर जो थे ना वहां पे, जिनका नाम था क्या, सकारा सिंह, उनके साथ इसकी युद्ध हुई थी। लेकिन बाद में क्या हो गया था, ट्रीटी एक साइन हो गई थी पीस को लेकर के। अभी मैं सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा, बट अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। फिर हम आते हैं तुगलक डायनेस्टी के ऊपर। देखो तुगलक डायनेस्टी के अंदर जब आप आओगे तो आपको क्या दिखेगा, तुगलक डायनेस्टी के अंदर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इन 1324 इन्होंने क्या किया था, बिहार के ऊपर अटैक किया था। कर्नाटका रूलर जिनका नाम था हरि सिंह, ये क्या हो गए थे, इनके डर से नेपाल भी चले गए थे। तो याद रखना कि इन्होंने बिहार के ऊपर भी अटैक किया। जो कर्नाटका के रूलर थे हरि सिंह, वो इनके डर से कहाँ भाग गए थे, नेपाल भाग गए थे। फिर इसी गयासुद्दीन के बाद इसका एक भतीजा आता है, दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ना, ये क्या करता है, ये बिहार शरीफ जो है उसको क्या करता है, अपना कैपिटल बनाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच रूलर इन दिल्ली सल्तनत मेड बिहार शरीफ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने बिहार शरीफ को क्या किया, कैपिटल बनाया। और इसने दरभंगा का नाम जो है वो चेंज करके क्या रख दिया, इसने दरभंगा का नाम चेंज करके रख दिया तुगलकापुर। क्या रख दिया, तुगलकापुर। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं तिरहुतु तुगलकाबाद। तो याद रखना ये नाम जो चेंज करे गए, दरभंगा को क्या बोला गया है, तुगलकापुर, और तिरहुत को बोल दिया गया है तुगलकाबाद। तो इस तरीके से इसने नाम भी चेंज करे हैं। फिर हमारे पास आता है फिरोज शाह। देखो फिरोज शाह जो है ना, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो उज्जानिया रूलर थे ना, उज्जानिया रूलर इस्टेब्लिश पावर इन द शहादाबाद। तो जो आपका शाहाबाद है, उस शाहाबाद के अंदर जो उज्जैनिया रूलर्स हैं उन्होंने अपना पावर जो है वो स्टैब्लिश कर लिया था ड्यूरिंग द फिरोज शाह। तो अभी जो चीजें मैंने बताई आपको वापस से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। हम बात किसकी कर रहे थे, एक मिनट रुकना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी की। स्लेव डायनेस्टी के अंदर हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट सुल्तान जिसने बिहार को क्या किया, दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाया, दैट वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को क्या किया, फर्स्ट सूबेदार जो है वो अपॉइंट किया। फिर इसके बाद आता है बलबन। बलबन ने क्या किया, साउथ बिहार यानी कि गया वाला रीजन जो है इसके ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस्माइल मुख को भेजता है ताकि वो दरभंगा के ऊपर अटैक करे। और वो वहाँ के लोकल रूलर जो थे जिसका नाम था सकारा सिंह, इनको वो हराता है। और बाद में फिर क्या होती है, पीसी ट्रिटी ऑफ पीस जो है वो साइन हो जाती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी थी इसके अंदर कि जो ग्यासुद्दीन तुगलक है इसने बिहार के ऊपर भी अटैक करा, कर्नाटका के ऊपर भी अटैक करा, और जो हरि सिंह रूलर थे वो कर्नाटका छोड़ के कहाँ चले गए, नेपाल के अंदर चले गए। फिर जब हम इसके अंदर आते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमें पता लगता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो ये कहता है कि मैं क्या करता हूँ, बिहार के कैपिटल को बिहार शरीफ शिफ्ट कर देता हूँ। इसने जो दरभंगा है उसका नाम बदल करके तुगलकापुर कर दिया, और जो तिरहुट है इसका नाम बदल के ये तुगलकाबाद कर देता है। फिर फिरोज शाह आता है और ये क्या करता है कि जो उज्जानिया रूलर थे ना उन्होंने शहादाबाद के अंदर क्या किया था, अपने पावर को स्टैब्लिश कर लिया था ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फिरोज शाह। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब एक चीज और देखो कि जो दिल्ली सल्तनत है ना, इस दिल्ली सल्तनत में एक डायनेस्टी और भी है, दैट इज सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के टाइम पे ना कोई मेजर चेंजेस बिहार में हुए नहीं है, इसलिए आप इस डायनेस्टी को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो देयर विल बी नो एनी नुकसान आपको जो इसकी वजह से देखने को मिलेगा। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर जो ये हमारा लोधी का एरा था ना, और जो नुहानी डायनेस्टी थी वो कैसे आई। क्योंकि देखो बिहार में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डायनेस्टी है ना, दैट इज नुहानी। नुहानी के अंदर ही शेरशाह सूरी जो है वो इमर्ज होता है और फिर बहुत बड़ा राजा बन के वो बाहर आता है। इसीलिए हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि लोधी एरा की, कि लोधी एरा बिहार में कैसे स्टार्ट हुआ। देखो बिहार जो है वो कैसे एक इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट बना, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, देन हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की। देखो बिहार एक इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट बनने का जो सबसे पहला प्रोसेस था वो स्टार्ट होता है कुछ यहाँ से। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि देखो,
आपके पास होता है सबसे पहला एक लोधी रूलर, दैट वाज सिकंदर लोधी, है ना। तो सिकंदर लोधी क्या करता है कि जो दरिया खान होता है, दरिया खान नुहानी, पूरा नाम भी याद रखना, क्या पता पूरा नाम आपसे पूछ ले। तो जो दरिया खान नुहानी होता है, सिकंदर लोधी इसको भेजता है जौनपुर, है ना। जौनपुर में क्यों भेजता है? क्योंकि इसको हुसैन शाह के साथ करनी होती है लड़ाई। तो जो दरिया खान नुहानी होता है, ये जौनपुर में भेजता है सिकंदर लोधी को, सिकंदर लोधी इसको भेजता है दरिया खान नुहानी को जौनपुर। जौनपुर में जाकर के जो हुसैन शाह शाहरुखी होते हैं, उनको ये क्या करता है, हरा देता है। और जब ये हरा देता है तो दरिया को क्या किया जाता है, दरिया को जो लोधी है वो वहां पे कहता है कि भाई तू वहीं पे रुक जा, और तू क्या करेगा, उस एरिया को कंट्रोल करने लग जा। यानी कि होता क्या है समझना, कि जो सिकंदर लोधी है वो दरिया खान नुहानी को जौनपुर भेजता है, वहां पर उसको रूलर की तरह कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल करो लोधी के अंदर। तो वो लोधी के अंदर ही क्या करता है, उस चीज को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद अब जो ये हमारा दरिया खान लोधी था, दरिया खान लोधी का जो बेटा होता है जिसका नाम क्या था, बहार खान नुहानी। तो याद रखना कि जो दरिया खान लोधी का बेटा था, दैट वाज बहार खान नुहानी। ये अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है। ये कहता है भैया अब मेरा बाप भले लोधी के अंदर काम करता था, लेकिन मैं लोधी के अंदर काम नहीं करता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और इसकी वजह से उसने क्या किया, अपनी एक नई बोल सकते हो कि डायनेस्टी स्टार्ट करी, नए डायनेस्टी का फाउंडर बना, दैट वाज नुहानी डायनेस्टी। और बिहार के अंदर पहली बार एक इंडिपेंडेंट अफगान स्टेट आती है, दैट वाज नूहानी डायनेस्टी, है ना। तो ये नूहानी डायनेस्टी बनी कैसे, समझ में आया? बनी ऐसे कि देखो सबसे पहले सिकंदर लोधी ने दरिया खान को भेजा कि जौनपुर में जाओ एक राजा को हराओ, उसने हरा दिया। फिर दरिया खान को बोला कि तू उधर ही रुक जा, तू उधर का काम वाम देख, बाकी हम इधर का देखते हैं। तो अंडर द लोधी दरिया खान ने जौनपुर संभाल लिया। फिर उसका जो बेटा हुआ, दैट वाज बहादुर शाह नूहानी, उसने बोला कि यार देखो मैं ना खुद राजा हूँ, मैं किसी के अंदर काम नहीं करता। और इसकी वजह से उसने नूहानी डायनेस्टी की स्टार्ट जो है वो बिहार में कर दी। अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, बाबर खान जो है उसने क्या किया था, इस बहार खान नुहानी को एक टाइटल दिया था जिसका नाम क्या था, मोहम्मद शाह। तो याद रखना कि जैसे ही 1526 का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कंप्लीट होता है, उसके बाद ये जो बहार खान था, बहार खान ने क्या किया था कि जो बहार खान जो है, इसको एक टाइटल मिलता है, दैट इज मोहम्मद शाह। तो बहार खान को टाइटल मिलता है मोहम्मद शाह। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मोहम्मद खान जो टाइटल है वो किसका है? तो दैट इज अ टाइटल ऑफ बहार खान। बहार खान है कौन? अभी मैंने बताया कि ये जो नुहानी हमारी बोल सकते हो डायनेस्टी थी, उसका ये रूलर हुआ करता था, है ना। और या उसका फाउंडर हुआ करता था, ये भी आप कह सकते हो। अब देखो इसी बहार खान का एक बेटा था, है ना, इसी बहार खान का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, फरीद खान। सॉरी, फरीद खान नहीं था। अभी इसी देखो इसी बहार खान का ना एक बेटा होगा। तो उसके बेटे को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाएगा कि बहार खान के द्वारा एक पर्सन है जिसका नाम है फरीद खान, और फरीद खान को बॉडीगार्ड के रूप में रखा जाएगा। तो आपको पता लगा कि जो बहार खान है, बहार खान अपने बेटे जिसका नाम था जलाल खान, जलाल खान के लिए एक बॉडीगार्ड अपॉइंट करता है जिसका नाम रखा जाता है फरीद खान। तो फरीद खान नाम का एक जो बॉडीगार्ड है, वो जलाल खान के लिए बहार खान क्या करता है, अपॉइंट करता है। अब याद ये रखना कि एक बार ये जो जलाल खान था ना, इस जलाल खान के ऊपर एक टाइगर ने क्या किया था, अटैक कर दिया था। और जब टाइगर ने अटैक किया था तो उसका बॉडीगार्ड कौन था, उसका बॉडीगार्ड था फरीद खान। तो फरीद खान क्या करेगा, भाई अगर मैं आपका बॉडीगार्ड होऊंगा तो मैं आपको बचाऊंगा। तो सेम ऐसे ही जलाल खान जो कि राजा का बेटा है, उसका बॉडीगार्ड है फरीद खान। तो फरीद खान ने जलाल खान को क्या किया, बचाया। और इस चीज से इंप्रेस होकर के जो बहार खान था, बहार खान ने क्या किया, इसे जो आपका फरीद खान था, इस फरीद खान को टाइटल दे दिया शेर खान। तो कहा जाता है ना कि शेर खान, तो शेर खान का जो टाइटल है वो कहाँ से मिला, तो वो यहीं से मिला था। यही वो स्टोरी है जो आप बहुत बार पढ़ते हो। अब याद रखना कि ये जो शेर खान था, यही बाद में आगे बढ़ करके इसने क्या किया कि जो जलाल खान था उसको हटा दिया, और उसके जगह पावर में खुद ही आ गया। और जो लास्ट रूहानी रूलर था ना सासाराम में, उसको ये हटा करके सासाराम का ये क्या बन गया, खुद ही एक इंडिपेंडेंट रूलर बन गया। और इसने फिर अपनी डायनेस्टी स्टार्ट करी, दैट वाज सूरी डायनेस्टी, है ना। चलो, तो अभी मेरे को सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे और मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी। बट अभी मैं आपका सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा और ये सारी चीज़ें आपको फटाफट से रिवाइज़ कैसे कराता हूँ, आप देखो। इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग, और इससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। मेरे साथ-साथ बोलना, बख्तियार खिलजी ने पहली बार क्या किया, बिहार पे अटैक किया और इसने मुस्लिम रूल की स्टार्ट करी। इसने क्या किया कि उदंतपुरी के ऊपर अटैक किया, जो कि आज बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी कैपिटल वेस्ट बंगाल के अंदर जो लखनऊती है वहाँ पर बनाया था। और इसने अपने नाम के ऊपर एक शहर भी बनाया था पटना के पास, दैट वाज बख्तियारपुर।
इसको इसके ही मिनिस्टर जिसका नाम था अली मर्दन खान उसने मार दिया था। और इस बख्तियार खिलजी को जाना जाता है क्योंकि इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक थी। ओल्डेस्ट ही थी, एक क्या थी। फिर यहाँ पर देखोगे कि जो इसने है ना विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कैसे स्लेव डायनेस्टी का एक रूलर था इल्तुतमिश, जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अंडर ऐड किया और उसने एक पहला सूबेदार जो है दैट वाज मलिक जानी उसको अपॉइंट किया। फिर बलबन आता है और जो साउथ बिहार वाला हिस्सा होता है उसको वो बिहार के अंदर से लेकर के सॉरी बिहार का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको वो दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐड करता है। फिर आती है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के अंदर अलाउद्दीन खलजी आता है, जो कि इस्माइल मुख को भेजता है दरभंगा पर अटैक करने के लिए। और वहां का जो रूलर होता है सकार सिंह, उसके साथ युद्ध होता है और बाद में पीस की ट्रीटी यहाँ पर साइन हो जाती है। फिर मैंने आपको बताया गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार पर अटैक करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार शरीफ को अपना नया कैपिटल बनवाया और दरभंगा का नाम चेंज करके तुगलक तुगलकापुर कर दिया और तिरहुत को नाम चेंज करके इसने तुगलकाबाद कर दिया। फिरोज शाह जो है, ये क्या होता है इसके टाइम पर जो शाहाबाद है, शाहाबाद के अंदर जो उजानिया रूलर है उनका स्टैब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे लोधी के अंदर जो सिकंदर लोधी था उसने दरिया खान नुहानी को जौनपुर में भेजा, वहां का उसको उसने कंट्रोल दे दिया। उसका बेटा था बहार खान जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करके नुहानी डायनेस्टी बनाता है। और पहले बैटल के दौरान जो कि पानीपत में हुआ था 1526 में, वहां पर बहार खान को जो टाइटल है वो मोहम्मद शाह का मिलता है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो शेरशाह सूरी का नाम आता है, जहां कहा जाता है कि जो बहार खान था इसने अपने बेटे जिसका नाम था जलाल खान, उसके लिए फरीद खान के नाम के एक पर्सन को क्या किया था, बॉडीगार्ड के रूप में रखा था। एक बार हुआ क्या था कि जलाल खान के ऊपर टाइगर ने अटैक कर दिया और फरीद खान ने उसको बचाया था, जिससे इंप्रेस होकर के बहार खान ने फरीद खान का नाम शेर खान रख दिया था। बाद में यही शेर खान जलाल खान को ओवरथ्रो कर देता है और इसने क्या किया, थ्रोन से हटा करके गद्दी जो है वो अपने पास रख लेता है। तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं और नाउ सूर्य डायनेस्टी विल स्टार्ट हियर। अब देखो सूर्य डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है मैंने आपको बताया। स्टार्ट ऐसे होती है कि पहले जो हमारा शेरशाह सूरी था वो बॉडीगार्ड का काम करता था, है ना। अर्ली लाइफ में वो बॉडीगार्ड था, लेकिन बाद में उसने जलाल खान को क्या किया, थ्रोन से हटाया और खुद का डायनेस्टी जो स्टार्ट किया दैट वाज सूर्य डायनेस्टी। अब याद रखना कि इसके बारे में ना यूपीएससी या पीपीएससी हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखना। और बीपीएससी में तो अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो चाइल्डहुड नेम था, चाइल्डहुड नेम किस चीज का भैया, चाइल्डहुड नेम किसका, तो आप बोलोगे सर सूर्य डायनेस्टी के फाउंडर दैट वाज शेरशाह सूरी। इसके चाइल्डहुड नेम क्या था, देखो शेरशाह सूरी का जो चाइल्डहुड नेम था दैट वाज फरीद खान, जो कि अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ। फिर इसके बाद इसका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो याद रखना कि इसके जन्म के बारे में कुछ लोग कहते हैं सासाराम में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं पंजाब में हुआ था, बट मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो ये है कि होशियारपुर जो कि पंजाब के अंदर जगह है वहीं पर इसका जन्म जो है वो हुआ था। याद रखना कि इसका पालन पोषण जो है यानी कि जो ग्रो अप हुआ ये कहाँ पर हुआ, ये आपका सासाराम, रोहतास, बिहार यहाँ वाले एरिया में क्या हुआ था, इसका पालन पोषण हुआ था। इसके पापा के बारे में कहा जाता है कि हिज फादर वाज हसन खान, जो कि जागीरदार थे कहाँ के, सासाराम के। इसके एजुकेशन के बारे में ये कहा जाता है कि जो जौनपुर है ना, जौनपुर के अंदर ही इसकी मेजर एजुकेशन हुई थी और वहीं से इसने पढ़ाई करी थी। फिर इसके फेमस टाइटल के बारे में कहा जाता है तो इसी फरीद खान को हम शेर खान के नाम से जानते हैं। और ये जो शेर खान का टाइटल था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था बहार खान नुहानी के द्वारा। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। इतना था हमारे एक पर्सनल बॉडीगार्ड के बारे में दैट इज शेर शाह सूरी, जिसको हम शेर खान भी कहते हैं। अब याद रखना कि बाबर का जो बैटल है ना, बाबर का जो बैटल है वो शेर शाह के साथ कैसे कनेक्टेड है उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। देखो 1526 जहां पर बाबर क्या होता है कि भारत में आता है और बाबर जो है वो पहला युद्ध लड़ता है दैट वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था ये आपसे पूछा जा सकता है, तो दैट वाज इन 1526। और इसके अंदर युद्ध लड़ा किससे गया था, तो इब्राहिम लोधी के साथ। फिर आती है 1527 के अंदर आप देखोगे तो बाबर अगेन अपना दूसरा बैटल लड़ता है दैट इज बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा जो है वो किसके साथ लड़ता है, तो राणा सांगा के साथ लड़ता है। फिर आती है 1528 जहां पर वो लड़ता है बैटल ऑफ चंदेरी। और बैटल ऑफ चंदेरी वो किसके साथ लड़ता है, मेदिनी राय के साथ लड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक और लड़ाई लड़ता है वो 1529 के अंदर, है ना। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ, है ना। तो याद रखना 1529 के अंदर वो क्या लड़ता है, यहाँ पर देखो क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका पानी पी के खाना खा के चंदेरी चली घाघरा पहन के ना, तो यहाँ पर लिखना कि घाघरा, है ना। तो जो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था उसको इसने लड़ा था। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो शेरशाह सूरी जिसका नाम फरीद खान था एक्चुअली उसने क्या किया था, मुगल आर्मी के लिए लड़ाई लड़ी थी, है ना। तो जो आपका
ये लड़ाई है ना चंदेरी वाला, अभी जो मैं बता रहा हूँ, है ना, इसी चंदेरी वाले युद्ध के अंदर जब बाबर लड़ रहा था, किससे लड़ रहा था? मेदिनी राय से। इस चीज को याद रखना कि बाबर किससे लड़ रहा था? मेदिनी राय से। तो इसी मेदिनी राय के अगेंस्ट बाबर की सेना में कौन लड़ रहा था? दैट वाज शेरशाह सूरी, है ना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। इसलिए यहाँ पर बाबर का थोड़ा बहुत जिक्र किया गया, क्योंकि यहाँ पर शेरशाह सूरी का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है जब बाबर क्या होता है, अटैक करने भारत में आता है तो, है ना। बाबर के बारे में इतनी चीजें हमने पढ़ ली। नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रगल ऑफ थ्रोन। अब देखो, जो शेरशाह सूरी है ना, इसको लेकर के इसके टाइम पर किस तरीके से थ्रोन वगैरह को लेकर के पावर हो रहे हैं, कैसे लड़ाई हो रही है मुगल एम्पायर में, उस चीज की हम जरा यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, यानी कि हाउ शेरशाह सूरी जो है ना, हाउ शेरशाह इसने क्या किया। जो मुगल एम्परर थे हुमायूं, सोचो कभी मुगल के लिए ये लड़ाई लड़ता था और इसने मुगल एम्परर हुमायूं को ही क्या कर दिया, थ्रोन से बाहर फेंक दिया। ये फेंका कैसे, इस चीज की बात हम सबसे पहले करते हैं। देखो, आता है बात सन 1534 की, यानी कि बात स्टार्ट होते हैं, इनकी कहानी को ऐसे समझना है कि स्टार्ट होती है 1534 एडी के अंदर, जहां पर होता है बैटल ऑफ सूरजगढ़। अभी जो बैटल ऑफ सूरजगढ़ है, ये कहाँ पर होता है? बंगाल के अंदर होता है, जहां पर शेरशाह क्या होता है, शेरशाह डिफीटेड मोहम्मद शाह, जो कि सुल्तान था बंगाल का। तो पहली लड़ाई जहां पर शेरशाह ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और अपने आप के लिए लड़ा, दैट वाज बैटल ऑफ सूरजगढ़। बैटल ऑफ सूरजगढ़ में जो सुल्तान ऑफ बंगाल था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसको इसने हराया। फिर क्या होता है कि 26 जून 1539, है ना। अब देखो, 1534 में तो जीत गया है बंगाल। फिर ये आता है 26 जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा, जो कि बक्सर के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी। तो बैटल ऑफ चौसा जो होता है, शेरशाह इसके अंदर जीत जाता है और हुमायूं को इसने क्या किया है, हरा दिया है, और जंप ले लेता है इनटू द गया रिवर टू सेव हिज लाइफ। होता क्या है कि देखो, यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है, बाबर कह रहा हूँ, यहाँ पे लड़ाई हो रही होती है शेरशाह में और हुमायूं के अंदर। तो शेरशाह और जो हुमायूं है जब आपस में लड़ रहे होते हैं, तो शेरशाह जीत जाता है। शेरशाह जीत जाता है। तो शेरशाह से बचने के लिए हुमायूं क्या करता है कि जो यहाँ पर गंगा रिवर है ना, बक्सर में जो गंगा रिवर बहती है, उसी गंगा रिवर में क्या होता है कि कूद जाता है, जिसके वजह से इसकी जान बच जाती है। लेकिन अब जो ये हमारा शेरशाह था, ये भी पीछे हटने वाला थोड़ी था। इसने भी कहा कि यार 17 मई 1540 को हम वापस से लड़ेंगे। और ये क्या करता है, बैटल ऑफ बिलीग्राम, जो कि कन्नौज के अंदर लड़ाई होती है, उसको ये लड़ता है। तो बैटल ऑफ बिलीग्राम, जिसको हम बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं, यहाँ पर वो अगेन जाता है और हुमायूं के अगेंस्ट लड़ता है, जिसमें कि वो अगेन एक बार हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं जो है वो हार जाता है। हारने के बाद वो यहाँ से, मतलब पूरे के पूरे सिंध से, यानी कि भारत से क्या होता है, भाग जाता है, बाहर निकल जाता है। जिसके वजह से भारत के अंदर जो सूर्य डायनेस्टी है, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, और भारत के अंदर एक नई डायनेस्टी आफ्टर द मुगल एम्पायर स्टार्ट होती है, दैट इज सूर्य डायनेस्टी। याद रखना कि जो सूर्य डायनेस्टी है, इसको स्टार्ट किसने किया था, अभी मैं बता के ऊपर आ रहा हूँ कि फरीद खान, जिसका नाम बचपन का फरीद खान था, बट इसको टाइटल की वजह से हम शेर खान भी कहते हैं, बाद में इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया था। अब याद ये रखना जो मैंने चीजें आपको बताई, कि शेरशाह ने कैसे मुगल एम्पर हुमायूं को हराया। तो देखो, डायरेक्टली मुगल एम्परर हुमायूं से लड़ने से पहले वो 1534 में सूरजगढ़, जो कि बंगाल के अंदर आपको दिखेगा, वहां पर ये जाता है और शेरशाह सूरी क्या करता है कि जो मोहम्मद शाह होते हैं, सुल्तान ऑफ बंगाल, उनको हराता है। उनको हराने के बाद 26 जून 1539 को ये क्या करता है, बैटल ऑफ चौसा लड़ता है, जहां पर शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाते हैं और जान बचाने के लिए गंगा रिवर में कूद जाते हैं। फिर 17 मई 1540 की बात होती है, बैटल ऑफ बेलीग्राम, यानी कि कन्नौज की लड़ाई होती है, जिसमें डिसिसिव विक्ट्रीज को मिल जाती है और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है, और सूरी डायनेस्टी जो है वो भारत में स्टैब्लिश हो जाती है। अब यहाँ पर आते हैं 1555 एडी, जो कि हम बात करते हैं बैटल ऑफ सरहिंद की। देखो, बैटल ऑफ सरहिंद में क्या होता है कि जो हुमायूं है वो वापस लौटता है, क्योंकि कब तक बाहर रहेगा। हुमायूं वापस लौटता है और वो क्या करता है कि सूरी डायनेस्टी को यहाँ पर हरा देता है और वापस से भारत में अपना जो कंट्रोल है वो स्टैब्लिश कर लेता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ, जो शेरशाह सूरी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करो। तो सबसे पहले बैटल ऑफ सूरजगढ़, फिर आपका बैटल ऑफ चौसा, फिर आपका बैटल ऑफ बेलीग्राम। तो ये हमारे वो लड़ाइयाँ हैं जो कि शेरशाह सूरी ने लड़ी हैं, और इन लड़ाइयों के अंदर उसने हुमायूं को हराया है और हरा करके भारत से बाहर भेजा है। बट 1555 में हुमायूं वापस से आता है और बैटल ऑफ सरहिंद होती है, जिसमें कि वो सूर्य डायनेस्टी को हरा करके इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल वापस से पा लेता है। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर जो शेरशाह सूरी था, जिसको बिहार एडमिनिस्ट्रेशन इतना पसंद करती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उसका रिफॉर्म कैसे था, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ना, हिस्टोरियंस जो हैं वो इस शेरशाह सूरी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ रोड कहते हैं।
फादर ऑफ रोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको अभी पता लगेगा जब आप मेरे साथ इस चीज़ को पढ़ोगे। अब ये जो निकनेम है ना, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि बताओ फादर ऑफ रोड किसको कहा जाता है बिहार के मिडाइवल हिस्ट्री में? तो याद रखना कि फादर ऑफ रोड जो है बिहार के मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जिसको कहा जाता है दैट इज़ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को हिस्टोरियंस फादर ऑफ रोड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारी रोडें बनवाई थी। कहा जाता है कि जो जीटी रोड जो आप आज देखते हो ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, फ्रॉम सोनार गाँव से लेकर के पेशावर यानी कि प जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ तक, है ना? तो जो सोनार गाँव से लेकर के पेशावर तक जो आपकी रोड बनी हुई है जिसको हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसको जीटी रोड आजकल के नाम से जाना जाता है। इस जीटी रोड को बनवाया किसने था? इस जीटी रोड को बनवाया था शेरशाह सूरी ने। और याद रखना कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है तो वो यही हुआ है, इसीलिए हम इसको फादर ऑफ रोड्स भी कहते हैं। अब देखो ये रोड बहुत ज़्यादा हो गया, रोड बहुत बड़े बन गए, अब इस पे कोई राहगीर जाएगा, कोई पर्सन जाएगा तो उसको रास्ते में प्यास भी लगेगी। तो उसको प्यास लगेगी, वो पानी पिए, इसके लिए इसने क्या किए थे, जगह-जगह पर कुएँ बनवाए थे जिसको बोला जाता है सराय सिस्टम। तो आपको पता लगा कि लगभग इसने 1700 सराय जो हैं वो बनवाए थे, यानी कि रेस्ट हाउस बनवाए थे कि भैया पानी पियो, आराम करो, सो जाओ। जैसे कि आप जब आज हाईवे पे जाते हो तो हाईवे पे रोड साइड होटल आपको कई सारे दिखते हैं ना, तो उस टाइम पर भी इसी तरीके के जो रोड साइड होटल थे जिनको हम सराय कहते हैं, वो यहाँ पर क्या किए गए थे, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाए गए थे। और कहा जाता है कि हर 2 किलोमीटर पर, यानी कि अगर आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, तो हर 2 किलोमीटर पर आपको एक सराय देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको खाना-पानी की व्यवस्था होगी, जहाँ पे आप जाकर के रह सकते हो, आराम कर सकते हो। फिर कहा जाता है पोस्टल सिस्टम के बारे में भी इसने काफ़ी अच्छा रिफ़ॉर्म किया था। कहा जाता है कि इसने हाइली एफिशिएंट हॉर्स जो है, उसको स्टार्ट किया था ताकि जो पोस्टिंग सिस्टम है ना, वो काफ़ी जल्दी हो पाए। यानी कि अगर कोई कहीं पर मैसेज वगैरह भेज रहा है, तो उस मैसेज को काफ़ी जल्दी से क्या किया जा सके, ट्रांसलेट किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके एक जगह से दूसरी जगह बाय यूजिंग द रोड्स एंड सराय। तो इसके लिए इसने क्या किया था कि कई वो हाई क्वालिटी और एफिशिएंट घोड़े को क्या किया था, रखा था। तो पोस्टल सिस्टम के लिए भी इसे काफ़ी अच्छे से जाना जाता है। फिर जब आप बात करते हो करेंसी की, तो आज भारत में जो रुपया चलता है ना, इस रुपया की स्टार्टिंग जो है, वो करी गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। तो आपको पता लगेगा कि इसने सिल्वर का कॉइन्स जो है, जो कि 178 ग्राम का सिल्वर का कॉइन्स था, उसको इसने क्या किया था, चलाया था, जिसको उस टाइम पर क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना कि भारत में जो रुपया चलता है, उसका भी कहीं न कहीं श्रेय किसको दिया जाता है, शेरशाह सूरी को। तो इसीलिए इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रूपी भी कहते हैं। यानी कि जो इंडियन रूपी का फादर है, वो कौन है? दैट इज़ आल्सो नोन एज़ शेरशाह सूरी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आती है कॉपर कॉइन। अब ये देखो, एक तो हो गया सिल्वर का सिक्का जिसको हम रुपया कहते हैं। कॉपर के सिक्के को हम कहते थे दाम। क्या कहते थे? दाम कहते थे। तो याद रखना कि जो कॉपर का कॉइन है उसे हम दाम कहते थे और इसका भी रेट फिक्स होता था। 1 रुपया जो होता था ना, वो 64 दाम के बराबर होता था। यानी कि अगर आप किसी को 1 चांदी का सिक्का देते हो, तो वो आपको 64 दाम यानी कि कॉपर का कॉइन क्या करेगा? बदले में देगा। फिर इसके बाद से आते हैं लैंड रिफॉर्म के ऊपर, यानी कि ज़मीन के लिए इसने क्या-क्या काम किए, हम ज़रा उसकी बात करते हैं। तो आपको ये पता लगेगा कि देखो इसने ना स्टार्ट किया जराब या फिर जब्ती का सिस्टम। जराब या जब्ती का सिस्टम क्या होता है? लाइक जैसे आज आप देखोगे तो ज़मीन की मेज़रमेंट होती है। तो उसी तरीके से जो जराब था या जब्ती थी ना, ये एक लैंड मेज़रमेंट सिस्टम था, जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर जो ज़मीन वगैरह हैं, वो टैक्स लिए जाते थे, ज़मीनों से टैक्स लिए जाते थे, लेकिन टैक्स उसी ज़मीन से लिए जाते थे जिस ज़मीन पे क्या होता था, फसल अच्छी होती थी। तो मान लो अगर तुम्हारे पास कोई खेत है और उस खेत में फसल ही नहीं हो रही है, अनाज ही नहीं हो रही है, तो तुम्हारा टैक्स कम आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसी ज़मीन है जिसमें फसल बहुत अच्छी हो रही है, तो फिर तुम्हारा टैक्स भी ज़्यादा आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लैंड रिफॉर्म लेकर के आया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। याद रखना कि इसने क्या किया था, एक फोर्ट भी बनवाया था, कहाँ पर? पाटलिपुत्र यानी पटना के अंदर। तो अभी मैं वापस से आपको एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म ऑफ शेरशाह सूरी के बारे में बताता हूँ, जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि देखो शेरशाह सूरी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ रोड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बहुत सारे रोड बनवाए हैं, जिसमें सबसे इसका फेमस रोड कौन-सा है? जो सोनू गाँव से लेकर के पेशावर तक रोड जाती है, वो इसका बहुत ही फेमस रोड है। फिर इसने क्या किया था? अच्छा ये याद रखना, मिडेवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोड भी कहलाता है। फिर यहाँ पर तुम्हें पता लगेगा सराय सिस्टम, यानी कि जो इस रोड पे चलेगा उसको आराम की नीड होगी। तो इसने 1700 से भी ज़्यादा क्या करे, सराय बनवाए, जो कि हर 2 किलोमीटर पर ट्रैवलर्स को आराम देने के लिए बनाए गए थे।
फिर हमने बात किया सर पोस्टल सिस्टम के लिए, तो इसने हाई क्वालिटी के एफिशिएंट घोड़े रखे, जिसके वजह से ये पोस्टल सिस्टम को क्या करता है और भी बेटर कर पाता है। फिर इसने अपनी नई करेंसी लॉन्च करी जिसको हम कहते हैं रुपया, और 1 रुपया जो होता है वो सिल्वर का कॉइन होता था और 178 ग्राम का होता था, और इसीलिए इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रूपी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो आती है कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन को हम दाम कहते थे, और याद रखना कि ये जो आपकी कॉपर कॉइन है ना, इसको दाम कहते थे, और 1 रुपया जो है वो 64 दाम के बराबर होता था। इसने लैंड रिफॉर्म के लिए ज़राब जब्ती यानी कि लैंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, और जो टैक्स है वो पैदावार कितनी हो रही है फसल की ज़मीन पर उसके हिसाब से ही लेता था, और पाटलिपुत्रा में इसने फोर्ट भी बनवाए थे। तो ये था आपका अबाउट किसके, तो आप बोलोगे शेरशाह सूरी के। अब देखो शेरशाह सूरी के बाद हम आते हैं कि आखिर शेरशाह सूरी जब मर गया तो फिर मरने के बाद क्या किया गया इसके साथ, है ना? देखो इसके बारे में हम पता है इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ यार, ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये देखो द लास्ट कैंपेनिंग ऑफ टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। देखो सबसे लास्ट कैंपेनिंग हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की, कि शेरशाह सूरी का आखिर हुआ क्या। देखो आपको पता लगता है कि एक ट्रेजेडिक फाइल हुआ, मतलब बहुत जो बोल सकते हो। देखो अभी शेरशाह के बारे में क्या पढ़ा, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें करी, लेकिन अब शेरशाह जो है ना मर गया। मरने के बाद उसका जो आर्किटेक्चरल मास्टरपीस था ना, जितने भी आर्किटेक्चरल मास्टरपीस थे वो सारे के सारे पीछे रह गए, और जो इसकी डायनेस्टी थी सुरु डायनेस्टी वो क्या हो गई, धीरे धीरे करके डिक्लाइन कर गई। लेकिन ये मरा कैसे, क्या हुआ, इस चीज की जरा हम बात अभी कर लेते हैं। सॉरी यार, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था बट अभी मैं भूल गया हूँ। चलो वापस से मैं बताता हूँ कि देखो कैसे जो शेरशाह था ना, शेरशाह के मरने के बाद आखिर कैसे इसका इतना बड़ा एम्पायर खत्म हो गया, या फिर इसका डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 1544 यानी कि 1544 एडी के अंदर। देखो 1544 के अंदर ना मारवाड़ कैंपेनिंग इसने करी थी, है ना? मारवाड़ कैंपेनिंग क्यों करी थी, क्योंकि इसको राजपूत किंग जो थे ना, जिसका नाम था मालदेव, तो राजपूत किंग मालदेव को ये हराने के लिए क्या करता है, था तो बिहार में, लेकिन ये पहुंचता है मालवा के अंदर, और ये मारवाड़ के अंदर जाकर के राजपूत किंग मालदेव के साथ लड़ाई करता है। इसका बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट है जो कि कई बार यूज किया जाता है। कहा जाता है कि ये कहता है, इस लड़ाई को लड़ने के बाद ना ये कहता है कि आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट द एम्पायर ऑफ इंडिया फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट। मतलब कि सिर्फ एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं क्या करने वाला था, पूरा का पूरा अपना राज्य हारने वाला था। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मारवाड़ वाले रीजन में ना वैसे भी कोई उतनी ज्यादा फर्टाइल लैंड तो है नहीं, बिहार जितनी, यूपी जितनी, लेकिन वहां पर होता क्या है, मिलेट होता है। लेकिन उस मिलेट के लिए इसको इतना लड़ाई करना पड़ा, उस जमीन के लिए इतना लड़ना पड़ा कि इसकी सेना जो है ना वो ऑलमोस्ट हार चुकी थी, बट फिर भी कैसे कैसे करके ये जीत जाता है, और फिर ये स्टेटमेंट देता है कि आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट द एम्पायर ऑफ इंडिया फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट, और ये बात वहां पर ये बोलता है। फिर देखो अब इसका ना मन वहां पर भी नहीं भरा, अभी तो मरते मरते बचा है, लेकिन अब देखो 1545 एडी के अंदर यानी कि 1545 एडी में कालिंजर अटैक हो जाता है। अब ये कालिंजर पे भी जाके क्या करता है, अटैक करता है। कहते हैं जो कालिंजर है ना, इसको उस समय रूल किया जाता था राजा कीर्ति सिंह के द्वारा। तो जो राजा कीर्ति सिंह थे वो कालिंजर के क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। कालिंजर की दीवारें ना कहा जाता है कि इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि हाथी लेके आओ, 100 घोड़े लेके आओ, या बम भी फोड़ दो तो भी वो दीवारें क्या नहीं हो सकती थी, टूट नहीं सकती थी। इसी चीज को ये क्या करता है, कहता है कि अरे ऐसे कैसे नहीं दीवार टूटेगी। तो जो शेरशाह सूरी है वो कलिंजर फोर्ट के ऊपर अटैक करता है। अब ये अटैक करता तो है, लेकिन होता क्या है, ये कैसे मरता है उस चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। करता क्या है कि सबसे पहले ना ये कैनन लेके आता है। कैनन का मतलब समझ रहे हो ना, तोप लेके आता है ना? और तोप को क्या करता है, फोर्ट के आगे लगा देता है, और उस कैनन से, उस तोप से वो क्या करता है, फोर्ट की दीवार पर फायर करता है ना? अब जैसे ही वो क्या करता है, उस तोप से उस फोर्ट की दीवार पे फायर करता है, तो वो दीवार तो बहुत मजबूत है, तो गोला इधर से जाता तो है, दीवार में टकराता भी है, लेकिन टकरा के वो वापस लौट आता है। और जब टकरा के वापस लौट के आता है ना, तो पता है कहाँ पे फट जाता है, वो फट जाता है शेरशाह सूरी के पास। जब वो शेरशाह सूरी के पास फट जाता है ना, तो उसी की वजह से शेरशाह सूरी की क्या होती है, डेथ हो जाती है 22 मई 1545 को। तो आखिर ये शेरशाह सूरी मरा कैसे, समझ में आया? शेरशाह सूरी मरा कैसे, इसका जो ये डाउनफॉल है वो स्टार्ट होता है मारवाड़ से। 1544 में ये मारवाड़ में जाता है, राजपूत किंग मालदेव के साथ लड़ाई करता है। वहां पर ये कैसे भी हारते हारते बचता है, भगवान इसको एक बार बचा लेते हैं। लेकिन ये आतंकवादी आतंकवादी कह रहा हूँ यार, मतलब ये एक बार फिर से क्या होता है, लड़ाई करने चला जाता है। कलिंजर अटैक इसके ऊपर हो जाता है ना? कलिंजर अटैक में जाता है, वापस से लड़ता है, एंड उस टाइम पर क्या होता है कि राजा कीर्ति सिंह से लड़ते हुए जो कैनन की बॉल थी
वो इसके पास बाउंस बैक कर जाती है, जिसकी वजह से 22 मई 1545 को ये इंसान जो कि इतना ज़्यादा कामयाब भी था, काबिल भी था, वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब जब ये मर जाता है तो इसका जो मकबरा है वो कहीं न कहीं तो बनेगा। तो याद रखना कि इसने अपना जो मकबरा है वो सासाराम बिहार के अंदर क्या किया है, बनवाया है। याद रखना कि इसके अंदर ये सासाराम में इसका मकबरा बना कैसे है, तो ना चारों तरफ से तालाब है और बीच में आपको इसी तरीके का एक आर्किटेक्चरल म्यूज़ियम टाइप कोई चीज़ देखने को मिलेगी। म्यूज़ियम तो नहीं कहते, मॉस्क टाइप चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि इसका क्या कहा जाता है, कहीं न कहीं मकबरा कहा जाता है। तो इसने ना इधर ये जो देख रहे हो ये सारा पानी है ना? पानी को बीचों-बीच इस तरीके का इसका मकबरा जो है वो बना हुआ है, सासाराम बिहार के अंदर, और दैट इज़ द मकबरा ऑफ शेरशाह सूरी। याद रखना कि इस मकबरे को इसके बेटा जिसका नाम था इस्लाम शाह सूरी, और उसके द्वारा ही क्या किया गया था, इसको कंप्लीट करवाया गया था, और बाद में इसी इस्लाम शाह सूरी ने शेरशाह सूरी के मरने के बाद अपने राजपाट को सँभाला था। याद रखना कि ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, ये फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल है किसका? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। यानी कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का अगर कोई फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल आपको पूछे कौन-सा है, तो वो है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा। याद रखना कि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे, उसे से क्या कहते थे? ताजमहल ऑफ बिहार भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार का ताजमहल किसे कहा जाता है? ताजमहल ऑफ बिहार कौन-सा है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पर कि जो आपका मकबरा है, किसका? शेरशाह सूरी का, उसी को हम क्या कहते हैं? बिहार का ताजमहल कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। और अगर ऐसे देखोगे तो ये क्या कहा जाता है? ये हमारा जाना जाता है एक फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल, किसके लिए? फाइनेस्ट एग्ज़ाम्पल जाना जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए, है ना? चलो, आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो मैं अभी तक आपको बता रहा था ना, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बिहार के एग्ज़ाम में इस शेरशाह सूरी से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे लोकेटेड है। पता है ये कब कब पूछा गया है? 60th बीपीएससी में पूछा गया है, 62nd बीपीएससी में पूछा गया है, 63rd बीपीएससी में पूछा गया है, 65th बीपीएससी में पूछा गया है। इतनी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा? यू विल से सर सासाराम होगा। पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पर बनवाया गया है? देखो ना, सासाराम के अंदर ही तो बनवाया गया है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज सासाराम। याद रखना बीपीएससी ना शेरशाह सूरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, और इसीलिए मैंने आपको शेरशाह सूरी इतना डिटेल में पढ़ाया है। याद रखना कि ये एक हिस्टोरिकल फिगर है मिडेवल बिहार का, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इसका चाइल्डहुड नेम क्या है? दैट इज फरीद खान। इसने कौन कौन से बैटल लड़े? मैंने सारे बता दिए। अब इसके बैटल बताए ना, ऊपर इधर इसने बैटल लड़े थे कौन कौन से? बैटल ऑफ सूरजगढ़, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके और कौन कौन से बैटल थे। यहाँ पर देखो मारवाड़ कैंपेनिंग करी थी, कलंजर अटैक किया था, और इसी अटैक के अंदर वो मर गया था। फिर इसके अलावा इसका टॉम्ब कहाँ पर है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी ने राज किया, मर गया, हुमायूं वापस से लौट के आ गया है। तो अब वापस से मुगल एम्पायर जो है ना वो इंडिया में आ चुकी है। तो अब मुगल एम्पायर इंडिया में आ चुकी है, तो मुगल पीरियड के अंदर जो बिहार है वो कैसे काम करता है, इस चीज को जरा हम समझते हैं। तो आपको पता लगेगा कि फ्रॉम बाबर इनिशियल एंट्री तो जहांगीर रॉयल अपॉइंटमेंट 1500 से लेकर के 1526 से 1627 तक की चीजें हम पार्ट 1 में कवर करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम शाहजहां से लेकर के लेटर मुगल को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक, बाबर से लेकर के जहांगीर तक। सबसे पहले तो देखो बाबर, बाबर के बारे में क्या कहा जाता है कि सर बाबर जो है ना 1526 में क्या होता है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ता है और इंडिया के अंदर एंटर करता है। तो 1526 में वो इंडिया में आता है, एंटर करता है युद्ध लड़ने के बाद, है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको पता लगता है कि बिहार के अंदर ना ये कोई अटैक नहीं करता। तो बाबर बिहार के अंदर कोई अटैक करता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा दैट इज रॉन्ग, क्योंकि बाबर ने बिहार के अंदर कोई अटैक नहीं किया 1526 से 1530 तक। फिर यहाँ पर आता है हुमायूं। हुमायूं जो कि 1530 से लेकर के 1540 तक राजा रहा। इसने क्या किया, इसने जो बिहार है उसको लॉस्ट कर दिया। शेरशाह सूरी जो है वो बिहार को जीत जाता है चौसा के युद्ध में। फिर बिलग्राम का युद्ध होता है, वहां पर तो इसे बुरी तरीके से हराता है, और जो फिर हुमायूं है वो राज्य छोड़ के चला जाता है, फिर 1555 में वापस आ जाता है। इसके बीच में क्या कहानी हुई है हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ अकबर के बारे में। अब देखो अकबर जो कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक क्या किया था, हमारे इस हिंदुस्तान के ऊपर उसने शासन किया था। तो उसके अंदर ज़ाहिर-सी बात है बिहार भी होगा, क्यों? क्योंकि बिहार को तो इसके पापा हुमायूँ ने ही हरा दिया था, है ना? बिहार को तो जीत लिया था ना, क्योंकि यहाँ पर शेरशाह सूरी के बाद जो सूर्य डायनेस्टी थी उसको खत्म कर दिया था हुमायूँ ने। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि 1574 में
जो पहला अटैक है वो बिहार पर किया जाता है अकबर के द्वारा। 1576 में जो बिहार है उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल प्राप्त कर लिया जाता है। फिर 1580 में बिहार को मुगल का एक सेपरेट सूबा यानी कि प्रोविंस यानी कि मुगल एम्पायर का एक अलग से राज्य जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है बिहार को। और इसका जो सूबेदार है वो किसको बनाया जाता है? मुनीम खान को बनाया जाता है। अगेन कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज क्यों नहीं होगे? क्योंकि देखो, मुगल सूबा जब बना था ना, मुगल सूबा के अंदर जो सूबेदार बना था दैट इज मुईम खान। लेकिन अभी मैं ऊपर आपको बता के आ रहा हूँ, इधर ही मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था कि जब दिल्ली सल्तनत के अंदर सूबा बना तो मलिक जानी जो है वो आपका सूबेदार बन के आया था। तो उधर मलिक जानी था और इधर मुईम खान था, इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। फिर आता है कि याद रखना कि मान सिंह जो है ना, मान सिंह को यहाँ पर रोहतासगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन भी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि जो रोहतासगढ़ है उसका एडमिनिस्ट्रेशन अब कौन देखेगा? मान सिंह ही देखेंगे, है ना। तो ये चीजें जो है वो हमारे पता लगती हैं किसके बारे में? अकबर के बारे में। फिर अकबर के बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमें पता लगता है किसके बारे में? जहांगीर के बारे में। अब देखो अकबर के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आप किसके बारे में डिस्कस करोगे? आप डिस्कस करोगे यहाँ पर जहांगीर के बारे में। अब याद रखना जहांगीर जो है वो प्रिंस परवेज को क्या करता है? बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो अब तक बिहार का सूबेदार मुनीम खान था लेकिन ये पहला सूबेदार था। इसके बाद जहांगीर क्या करता है? अपने ही बेटे प्रिंस परवेज को क्या करता है? सूबेदार अपॉइंट कर देता है। और फर्स्ट मुगल प्रिंस जो है वो मिलते हैं बिहार को एज अ सूबेदार। तो पहली बार कोई मुगल प्रिंस जो है वो बिहार का सूबेदार बना है। उसका नाम हमें याद रखना है दैट इज परवेज। और यही किसका लड़का है? ये जहांगीर का लड़का है ना। तो हमने मुगल पीरियड में क्या देखा कि बाबर ने कोई अटैक नहीं किया, हुमायूं के ऊपर अटैक हुआ, लड़ाई वड़ाई बहुत सारी हुई शेरशाह सूरी के साथ, बट एट द एंड 1555 में ये आ गया। फिर आती है बारी अकबर की, तो 1574 में बिहार पे पहला अटैक होता है। 76 के अंदर बिहार को फुल्ली तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है। फिर 80 में मुगल सूबा जो है वो बिहार को डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसके लिए एक अलग से सूबेदार नियुक्त किया जाता है दैट इज मुनीम खान। फिर बाद में मान सिंह को भी यहीं भेजा जाता है रोहतासगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए। और जहांगीर के टाइम पर प्रिंस परवेज को फर्स्ट मुगल प्रिंस के नाम से भेजा जाता है जो कि बिहार को क्या करते हैं? लीड करते हैं, बिहार को देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मुगल पीरियड पार्ट टू। अब देखो मुगल पीरियड पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे शाहजहां से लेकर के लेटर मुगल तक की। अब देखो बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां ने क्या किया? शाइस्ता खान जो था, है ना, शाइस्ता खान को बंगाल का या बिहार का बोल सकते हो, बिहार का नॉट बंगाल। तो शाहजहां ने क्या किया? बिहार का सूबेदार किसको अपॉइंट कर दिया? शाइस्ता खान को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं ना, पूछेगा कि बताओ शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार किसने अपॉइंट किया? दैट इज शाहजहां। तो याद रखना कि शाहजहां ने शाइस्ता खान को बिहार का सूबेदार अपॉइंट कर दिया। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया? अपना जो ग्रैंडसन था यानी कि औरंगजेब का जो नाती था जिसका नाम था क्या? अजीम उस सहान, जिसको हम अजीम भी कहते हैं, ऐसे याद रखना कि अजीम उस शान जिसको हम अजीम भी कहते हैं उसको बिहार का क्या किया गया? सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। अजीम ने क्या किया? बहुत सारे जो सिटी के नेम है ना उसको इसने चेंज किए। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो पाटलिपुत्रा को इसने रीनेम करके क्या रख दिया? अजीमाबाद रख दिया। तो पाटलिपुत्रा के भी ना बहुत सारे नाम चेंज हुए हैं। तो उसमें पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्रा का नाम पाटलिपुत्रा से चेंज करके अजीमाबाद किसने किया था? तो दैट वाज अजीम, जो कि औरंगजेब का ही क्या था? ग्रैंडसन था यानी कि नाती था। याद रखना कि ये अजीमाबाद क्या है? तो पटना का ही पुराना नाम है। जब मुगल पीरियड के अंदर यही पटना जो है वो अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। याद रखना कि 1660 में इसका जो एक लोकल चेरो डायनेस्टी होती है ना, एक लोकल चेरो डायनेस्टी होती है। तो 1660 में उस लोकल चेरो डायनेस्टी को मुगल एम्पायर के अंदर मर्ज भी कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं लेटर मुगल की। तो यहाँ पर आता है एक इम्पोर्टेंट दैट इज फरुख सियार। देखो फरुख सियार 1713 एडी की बात है। मुगल एम्परर फरुख सियार जो है ना उसने फॉर्मली कोरोनेशन कहाँ पर हुआ था? जैसे कि अगर देखोगे तो फरुख सियार जो कि मुगल में एक रूलर भी रहा था लेटर मुगल के अंदर। तो उसका जो कोरोनेशन हुआ था, एक तरीके से कोरोनेशन का मतलब होता है कि किसी को राजगद्दी देना। राजगद्दी देने का मतलब हो गया कि जैसे कि किसी को ताज पहनाना होता है ना कि राज्याभिषेक। अगर हमें करेक्ट हिंदी बोलूँ तो होता है राज्याभिषेक। तो जो फर्रुख सियार है, इस फर्रुख सियार का जो राज्याभिषेक हुआ था, लिखा भी है यहाँ पे, वो कहाँ पर हुआ था? पटना के अंदर ही हुआ था। तो ये कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो कि मुगल काल से थी, वो मैंने आपको दे दी। याद रखना, आपको क्या-क्या याद रखना है? सबसे पहले तो ये कि प्रिंस अंजिम जो है, उसने अज़ीमाबाद ही क्या किया था? बनवाया था, जो कि पटना ही था, उसी को अज़ीमाबाद उस टाइम पे कहा जाता था। और फर्रुख सियार को जो है वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसका कोरोनेशन पटना में ही हुआ था, यानी कि पटना के अंदर ही इसका जो राज्याभिषेक है वो हुआ था। अब देखो, ये तो था मुगल के बारे में। मुगल के बारे में अगर इतना पता है देन इट इज़ इनफ। अब हम बात करते हैं मुगल के बाद
सिखों की, है ना? तो देखो सिख पंथ की जब आप बात करोगे तो बिहार के अंदर क्या-क्या हेरिटेज है, कैसे जो सिख पंथ है वो आगे चला है उसकी हम बात करते हैं। तो बिहार जो है ना वो अपने आप में प्राउड फ़ील करता है, क्यों? क्योंकि जो सिखों के 10वें गुरु थे, है ना? जो 10th सिख गुरु थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना के अंदर हुआ था और इस बात को लेकर के जो बिहार है, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फ़ील करता है। याद रखना कि 10th एंड द लास्ट गुरु ऑफ जो सिख थे, है ना? उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। 22 दिसंबर 1666 को उनका जन्म होता है। पटना सिटी जो बिहार के अंदर है, वहीं पर इनका जन्म होता है। इनकी जो माता थी, उनका नाम था गुजरी देवी और इनके पिताजी का नाम था वो था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में कहा जाता है कि ये 9th सिख गुरु थे, जो कि पटना के अंदर ही क्या करता थे, रहा करते थे। अब देखो इनका जो बर्थ प्लेस है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, जो 10th सिख गुरु हैं पटना में, तो इनका जो बर्थ प्लेस है, उसको हम क्या कहते हैं, एक गुरुद्वारा के रूप में जानते हैं और इसको तख्त श्री हरमिंदर जी के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना कि जो गुरुद्वारा है पटना साहिब के अंदर, इस गुरुद्वारा को हम क्या कहते हैं, तख्त श्री हरमिंदर साहिब जी कहते हैं और वन ऑफ द 5 होली तख्त ऑफ सिखिज्म के अंदर इसे काउंट किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि हम कह रहे हैं 10वें गुरु थे हमारे सिखों, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने एक हिस्टोरिक गार्डन जो है वो भी लगाया था और इसको हम आज भी पटना के अंदर देखते हैं, जो कि गुरुद्वारा के अंदर ही आज भी ये प्रिजर्व करके रखा गया है। इन्होंने क्या करी थी, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ आपकी होती है उसी की इन्होंने शुरुआत करी थी, उसी की इसने फाउंडेशन रखी थी। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका फटाफट से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो एक अल्टीमेट रिवीजन हो जाएगा 500 सालों के इस मिडाइवल हिस्ट्री का, और वो भी सिर्फ इस एक पेज के अंदर ही। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि देखो पहला इन्वेजन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। इसने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया था और बख्तियारपुर नाम का शहर बनाया था। फिर मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया और कहा कि देखो इल्तुतमिश ने कैसे बिहार को ऐड कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था कि इसने भी बिहार को ऐड किया था। और फिर इसके बाद मैंने बताया कि कैसे इसने बिहार की जो कैपिटल है वो इसने बदल दी थी और वो कर दी थी बिहार शरीफ। फिर मैंने आपको नुहानी डायनेस्टी के बारे में बताया कि जो बहार खान नुहानी था, उसने नुहानी डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। रियल फाउंडर जो है वो माना जाता है और शेर खान का टाइटल जो है वो इसी ने दिया था। फिर यहाँ पर मैंने बताया सूरी डायनेस्टी के बारे में और कहा कि देखो सूरी डायनेस्टी ने जीटी रोड बनवाया, इसने रुपया चलवाया और 1 रुपया 64 डैम के बराबर होता है और इसका टॉम सासाराम में है। फिर मैंने मुगल एम्पायर के बारे में बताया कि अकबर ने कैसे 1580 सूबों में से एक सूबा जो है वो किसको बनाया था, वो बनाया था बिहार को। औरंगज़ेब ने इसको सूबेदार अज़ीम को यहाँ पर भेजा था, जो कि अज़ीमाबाद इसका नाम चेंज कर दिया था। फिर हमने सिख हेरिटेज में देखा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहाँ पर हुआ था और इन्होंने खालसा पंथ की स्टार्ट करी थी। तो ये था हमारा मिडेवल बिहार, जो कि 500 सालों को हमने देखा सिर्फ 1 घंटे के अंदर या फिर उससे भी कम टाइम में। तो दैट वाज़ द थिंग जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 70 सेकंड बीपीएससी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताओ हु वाज़ द फर्स्ट मुस्लिम कन्करर ऑफ बिहार? तो आप बोलोगे कि जो बख्तियार खिलजी था वो पहला मुस्लिम कनकरर जो था वो बिहार में देखने को मिलता है। हु वाज द सॉरी, किसने जो बिहार शरीफ की कैपिटल है ना वो बनाई थी? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने ना बिहार शरीफ को कैपिटल बनाया था बिहार का। फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रुपया एंड डैम? तो याद रखना कि जो 1 रुपया था वो 64 दाम के बराबर था। 1 रुपया यानी कि सिल्वर का कॉइन, 64 दाम यानी कि कॉपर का कॉइन। यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ अकबर ने बिहार को सेपरेट मुगल सूबा कब डिक्लेयर किया था? तो ये किया था 1580 के अंदर। तो 1580 में जो अकबर है उसने बिहार को एक अलग सूबा डिक्लेयर किया था और मुनीम खान को यहाँ पर भेजा था एज अ सूबेदार। तो ये था हमारा सेशन जो कि हमने डिस्कस किया। आई होप एंड आई बिलीव आपको क्लियर रहा होगा। हाउ वाज द सेशन? यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ये आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप इसे फर्दर रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।